हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायक और नेता रोहित पवार हैं। युवा संघर्ष यात्रा की वो शुरुआत कर रहे हैं और फिलहाल यात्रा को एक बड़ा महत्व है और राजनीतिक महत्व भी। हमारे साथ रोहित पवार, युवा संघर्ष यात्रा की आप शुरुआत कर रहे हैं, क्या 2024 के जो इलेक्शन है वो इसके पीछे का एजेंडा है? 2024 के इलेक्शन बहुत दूर है और इलेक्शन मन में रखते हुए हमने ये यात्रा नहीं निकाली। विषय इतना ही है कि लास्ट 2.5 ईयर में अगर आप देखो तो यूथ के प्रति ये सरकार कोई भी अच्छा धोरण नहीं निकाल रही। आज महाराष्ट्र में ड्रग्स का जो सेवन का परसेंटेज है वो बहुत ज़ोरों से बढ़ रहा है। और दूसरी बात, ये कॉन्ट्रैक्ट भर्ती का जो विषय है उसको हम विरोध करते हुए ये यात्रा निकाल रहे हैं। उसी के साथ अगर आप देखें तो इंजीनियरिंग डिग्री जिन युवाओं के हाथ में है, 48% अनएम्प्लॉयमेंट उनकी है। अगर इंजीनियरिंग युवाओं की ये परिस्थिति है तो बाकी डिपार्टमेंट का क्या होगा? तो ये जो युवा है, उनके जो पेरेंट्स है जिन्होंने इन युवाओं को पढ़ाया, बड़ा किया, डिग्री मिलवाई, उनको 2-2, 3-3, 5-5 साल अगर काम नहीं मिल रहा, और ये जो स्पर्धा परीक्षा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले जो युवा है 10-10 साल पढ़ाई कर रहे हैं और बीच में आप कॉन्ट्रैक्ट भर्ती पे अगर तहसीलदार ये पद लाने का सोचते हो तो इसका विरोध करना ही चाहिए। और ये सब चीज़ें लेते हुए हम युवाओं के हित में ये संघर्ष यात्रा 25 अक्टूबर से चालू कर रहे हैं 7 दिसंबर तक। 7 दिसंबर नागपुर में जब हमारा विंटर सेशन है विधानसभा का, वहाँ पे ये सब मुद्दे हम मांडेंगे। उसके अलावा फिलहाल आपकी इस युवा संघर्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण मुद्दा ड्रग्स का भी है, जो युवाओं में सेवन बढ़ा हुआ है। और फिलहाल ललित पाटिल, जो अभी साकेनाका पुलिस ने उसे अरेस्ट किया हुआ है, और उसके भी कनेक्शंस कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है, सिर्फ युवा संघर्ष यात्रा तक ही नहीं, ये शायद विधान भवन में भी इस पर मुद्दा पूछा जाएगा। ये देखो ना, ललित पाटिल को एक हॉस्पिटल में शायद पकड़ा भी गया था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सत्ता में जो एक व्यक्ति है, जो एक मंत्री है, उनका फ़ोन वहाँ पे गया, उनको छोड़ने के लिए कहा गया। अभी ललित पाटिल को जब पकड़ा गया तब वो उसका कहना है कि मुझे वहाँ से जाना ही नहीं था। शायद जिस व्यक्ति ने फ़ोन किया उसको डर था कि ललित पाटिल उनका नाम लेगा। तो मेरा कहना है कि एक जुडिशियल इंक्वायरी इस बारे में होनी चाहिए। अगर हज़ारों करोड़ का ड्रग्स ये पोर्ट पे अगर मिल रहा है तो डैट मीन्स कि इससे बहुत ज़्यादा ड्रग्स अभी लोगों के हाथ में है, युवाओं के हाथ में है। युवाओं के हाथों को काम न होते हुए डिप्रेशन का रेट इस राज्य में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, 5% तक जा रहा है। और इस सिलसिले में लोगों को, युवाओं को अगर ड्रग्स की आदत लग जाए तो वो छोड़ना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये सरकार भी उसके लिए जवाबदार है, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो कहाँ पे तो लैप्स हो रहा है, और लैप्स होने का कारण शायद ये सत्ते में जो लोग हैं, जो बहुत पावरफुल लोग हैं, वैसे हो सकता है। देखो ना, कल जो होम मिनिस्टर साहब है, उन्हीं के घर के सामने एक सादा बीजेपी का कार्यकर्ता एक बहुत बड़े अधिकारी, पुलिस अधिकारी को हाथों से मारता है, और वहाँ पे ये संदेश देने का वो प्रयास करता है कि हम किसी से नहीं डरते। ये जो अहंकार है ना, ये नेताओं के मन में भी है और इस सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही है, ऐसे हम सबका कहना है। दूसरा मुद्दा ये कि खासकर जो महायुति है उसमें से बीजेपी, खासकर शिवसेना और एकनाथ शिंदे गुट है, वो 22 लोकसभा सीट की डिमांड कर रही है आने वाले समय में। उनके इस तरीके से अभी से ही रस्सी खेज जो है वो शुरू हो चुकी है, रस्साकशी, उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो नेगोशिएशन का एक भाग है, लेकिन शिंदे गट को भी मालूम है और जो नेता हमारे यहाँ से अभी सत्ते में गए हैं उनको भी मालूम है आगे जाके उनको बीजेपी के चिन्ह पे ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी की वो राजनीति है। उनके खुद के जो लोक नेता थे उन्होंने ख़त्म कर दिया, जिसमें मुंडे साहब है, फुनकर साहब है, फिर जो पंकज दत्ता, इनके बारे में जो हो रहा है आज, उन्हीं का भी जो राजकीय शक्ति है वो ख़त्म करने का वो प्रयास किया जा रहा है। लोग उनको नहीं छोड़ रहे, बट लेकिन भाजपा का वो प्रयास है, खड़से साहब का वही हुआ। और हमारे में से भी जो लोग बीजेपी में गए थे, मोहिते साहब वगैरह, उनका भी पावर कम कर दिया। अभी शिंदे गट का भी वही होगा, और ये जो नेता उस साइड हमारे यहाँ से गए उनका भी वही होगा। आगे जाके इनको भाजपा के चिन्ह पे ही लड़ना पड़ेगा। लेकिन जो अभी लोकसभा है, जिसके लिए ये कुटुंब फोड़ा, पार्टी फोड़ी, ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी क्या स्ट्रैटेजी किया जाता है लिखते हैं, लेकिन आज कितना भी सीट मांगे, जो भाजपा बोलेगा और जो दिल्ली बोलेगा वो इन दोनों गट को सुनना ही पड़ेगा। दूसरा हम देख रहे हैं कि अजीत पवार का मामला खासकर मैडम कमिश्नर के किताब की वजह से काफ़ी सामने आया हुआ है, क्या कहेंगे इस पर?
नहीं, वो सामने आया है या लाया गया है, क्योंकि भाजपा की रणनीति है कि जो व्यक्ति बहुत पावरफुल हो लोगों के कारण, उसको धीरे धीरे उसकी पावर कम करने के। तो दादा का पावर शायद कम करने का प्रयास भाजपा कर रही होगी, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जब लोकसभा टिकट का नेगोशिएशन जब चल रहा है तभी ये मुद्दा आने का कारण क्यों था। तो शायद उसके माध्यम से आगे जाके उनका जो गठ है या नेता है उनके, वो शायद कम सीट मांगे, नेगोशिएशन हो, उसके के कारण मतलब बीजेपी का ये प्लान हो सकता है, ऐसे हम सबको अभी लगने लगा है। अजित पवार को आप करीब से जानते हैं, जो दावा किया जा रहा है किताब में और जो कल अजित पवार ने खुद क्लेरिफाई किया, उन्होंने कभी ऐसी मीटिंग में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। आप दादा को करीब से जानते हैं, आप क्या कहें? नहीं, अभी ये 2-3 महीने में दादा को मैं नहीं मिला, तो अभी उनकी स्टाइल क्या है वो नहीं बता सकता, लेकिन जो पहले के दादा है वो दादा की तरह ही काम करते थे, निर्णय भी फास्ट लेते थे। अभी उस मीटिंग में अंदर क्या हुआ ये हम नहीं बता सकते, वो दादा ही बता सकते हैं, वो मैडम ही बता सकते हैं, और जो दूसरा व्यक्ति था वही बता सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि टाइमिंग। अभी जब लोकसभा सीट का नेगोशिएशन का विषय जब सामने आया तभी ये बुक क्यों आई, क्योंकि बुक बहुत पहले लिखी गई थी, लेकिन चर्चा अभी चालू हो गई। तो ये जानबूझ के बीजेपी ये चर्चा करा रही है क्या कि उनका नेगोशिएशन पावर, जो राष्ट्रवादी के नेता वहाँ पे गए, उनकी कम हो। तो क्या पता, ये भाजपा की रणनीति हो सकती है, ऐसा भी हम सबको लगता है। हम देख रहे हैं कि दिल्ली में आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और अदानी को लेकर खासकर उसमें उन्होंने कुछ कोयला घोटालों को लेकर, बिजली को लेकर उन्होंने बात की कि 32,000 करोड़ जो है उसका घोटाला हुआ है, इस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं। खासकर उनसे जब ये सवाल पूछा गया, और सवाल ये था कि शरद पवार अदानी को समर्थन करते हुए नजर आते हैं इंडिया अलायंस की बैठक में, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें सामने आती, तो क्या आप शरद पवार से भी इस बारे में सवाल पूछेंगे? तो उस वक्त उन्होंने कहा कि वो अदानी को बचाने का काम जो है प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, शरद पवार नहीं कर रहे। अगर वो उस पोस्ट पे होते तो मैं उनसे भी सवाल करता। देखिएगा कि अगर आप पवार साहब का स्टाइल देखें तो जहाँ जहाँ पे युवाओं को नौकरी मिल सकती है, वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वहाँ पे साहब हर वक्त प्राइवेट इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करते हुए देखते हैं, और गवर्नमेंट से भी वो निर्णय लेते हुए देखेंगे। सबसे ज़्यादा MIDC साहब के टाइम में इस महाराष्ट्र में चालू की गई थी। अभी अडानी साहब हो या अंबानी साहब हो या कोई भी और हो, तो साहब हर वक्त इन सब के साथ चर्चा रखते थे इन्वेस्टमेंट के लिए, कि महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट आए, इस इंडिया में आए, और उसके माध्यम से युवाओं को हाथ को काम मिले। अभी साहब एक आध बिजनेसमैन से, क्योंकि बिजनेसमैन में जो एलिगेशन किए गए अभी तक प्रूव नहीं हुए। सब बोल सकते हैं, हम भी बोलते हैं इंक्वायरी करनी तो करो, लेकिन जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं होती या जब तक इंक्वायरी को फाइनल एक रिजल्ट नहीं आता, तब तक हम सबका कहना है कि हम प्रयास ही करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे महाराष्ट्र में कैसे आई। तो साहब उस एंगल से इन सब बिजनेसमैन से चर्चा में रहते हैं। वो साहब का स्टाइल है, और साहब आपका खुद का स्टाइल कभी बदलते नहीं। अब स्टाइल की बात करेंगे, राहुल कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के जो घटक पक्ष हैं, अगर ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि अदानी से पवार साहब के नज़दीकी रिश्तों के चलते इंडिया अलायंस पर, खासकर राहुल गांधी से अभी सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप इंडिया अलायंस के आपके घटक पक्ष और सबसे मजबूत दावेदार शरद पवार से सवाल क्यों नहीं करते, क्योंकि उनकी नज़दीकियाँ हैं। नहीं, साहब से ये बात भी हो गई होगी। तो राहुल जी का क्या कहना है कि जो निर्णायक लेवल पे है, जैसे कि समझो आज के जो अगर पोर्ट देखें, सबसे ज़्यादा पोर्ट ये अडानी साहब के पास है, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट अडानी साहब के पास है। तो डेफिनेटली नेचुरली लोग सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये निर्णय कौन ले रहा है, ये कौन मदद कर रहा है, तो ये सरकार कर रही होगी। तो साहब का कहना है कि पोर्ट आया, इन्वेस्टमेंट आई तो काम मिलता है, उस एंगल से साहब सोचते होंगे। अगर साहब मोदी साहब के लेवल पे होते तो वो प्रेफरेंस नहीं देते, वो सबके लिए खुला करते। जो निर्णय ले रहे उसको सवाल करना चाहिए। आज महाराष्ट्र में जो परिस्थिति है जिसके कारण ही उनको सवाल करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा तो सरकार को हम सवाल करें। अगर फॉक्सकॉन यहाँ से गुजरात जाती है तो हम फॉक्सकॉन को सवाल नहीं कर सकते, हम सवाल करते हैं इस सरकार को कि आपने गुजरात को गिफ्ट क्यों कर दिया। तो ये जो चीज़ है, राहुल गांधी जी इस सरकार की जो केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है
जो बहुत लिमिटेड लोगों को फेवर करती हुई दिख रही है उस पे बोल रहे हैं, और साहब जो कर रहे वो इन्वेस्टमेंट और नौकरी पे बात कर रहे हैं। तो जब भी टाइम आएगा तब साहब इसके बारे में खुद बताएंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन सागर के साथ समीर भिसे, इंडिया टीवी, मुंबई।